नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम पिछले 2 सेशन से डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है उसे हम पढ़ रहे हैं और जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में हमने पहला अध्याय कंप्लीट करके दूसरा अध्याय तलाश यानी कि जिसमें भारत के अतीत की झांकी और भारत की शक्ति और बाकी सारी चीजों में भारत माता और भारत में आई हुई सभ्यताओं के बारे में पढ़ने के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। जो इसका पहला पार्ट है यानी कि भारत के अतीत की झांकी, उसे हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे भारत की शक्ति के बारे में। तो इसी पाठ का एक भाग है, बहुत अच्छे से हमने समझना है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने पिछले सेशन में भारत के अतीत की झांकी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं अगर अपने बचपन की यादों में लौटकर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत तब कैसा था और अब कैसा है, कितना ज्यादा परिवर्तन हमारे पास हमारे देश में आ चुका है। सबसे बड़ी विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा आज उनके पास ऐसा, हमारे पास ऐसा क्या बचा हुआ है जिसे हम जानदार कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें, जैसे कि भारत मेरे खून में रचा बसा हुआ है, इसके बावजूद मैंने जब उसको बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया तो उसके बाद लेखक बताते हैं कि आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था, यानी कि हमारे जो अतीत के अवशेष हैं जिन्हें बाहर के लोग अक्सर नापसंद किया करते थे, क्योंकि पहले के समय में हमारा जो देश था वो बहुत ज्यादा समृद्ध देश हमारा हुआ करता था। तो अक्सर जो पश्चिमी जो देश थे वो हमारे देश की आलोचना किया करते थे। और बहुत यहाँ पर कुछ जो बातें हैं उसमें बताया कि मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है और मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे के सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला है। जो भी भारत में जो भी यात्री आए, भारत की यात्रा जितने भी देश के यात्रियों ने की, जैसे कि चीन से आए हुए जो यात्री थे उन्होंने जब भारत की यात्रा की तो उन्होंने हमारे भारत के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत यानी कि उन्होंने अपनी यात्राओं की जो दास्तान थी वो यहाँ पर छोड़ी। और यहाँ पर एक और बात बहुत जरूरी हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर इतिहास के बहुत सारे अनगिनत पहलुओं की याद जो है वो हमारी नदियां ताजा करती हैं। और बहुत सारी यहाँ पर जो नदियां हैं, बहुत सारे जो हमारे देश की जो प्रसिद्ध नदियां हैं, इन्हीं के आधार पर हमारे देश का नाम भी पड़ा था, जैसे इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। और इसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले, फौजें आती रहती थी। और यहाँ पर देश की सभी नदियों के बारे में अलग अलग तरह से बताया कि ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है और पुरानी कहानियों में लेकिन आज भी जीवंत है। और जो उत्तर पूर्वी पहाड़ के हृदय में पड़ी गहरी दरारों से बरबस मार्ग बनाती हुई निकलती है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर गंगा नदी के बारे में लिखा है कि जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे प्राचीनतम नदी है, यानी कि प्राचीन काल से आधुनिक युग तक आज तक भी गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती है। बहुत जो गंगा हमारे देश की प्रसिद्ध नदी है और गंगा की जो गाथा है
भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती है। अगर आप गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पूर्ण रूप से झलक जो है दिख जाएगी। और बहुत सारी और भी जो बातें यहाँ पर बताते हैं कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा है, जैसे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं। अन्य स्थानों को मैंने देखा। आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। जो कुछ ऐसे हमारे देश में कुछ ऐसी इमारतें हैं जो हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताती है, प्राचीन सभ्यता के बारे में बताती है, प्राचीन संस्कृति के बारे में हमें बताती है। और अगर मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ मेले में जाता हूँ और देखता हूँ तो वहां अब भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे जैसे हजारों वर्ष पहले उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते थे। यानी ये है असली सभ्यता और असली संस्कृति जो प्राचीन काल से आज के आधुनिक युग तक भारत में बनी हुई है। अपने देश की जो प्रसिद्ध नदियां हैं, अपने देश के जो प्रसिद्ध स्थल है, उनके प्रति आस्था और उनके प्रति जो जुड़ाव है लोगों का, वो हमारी सभ्यता संस्कृति को दिखाती है। और यहाँ पर जो लेखक कहते हैं कि मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है, क्योंकि उस समय भी ये मेले होते थे, लेकिन पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। ऐसी कौन सी आस्था है जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से, इतनी ज्यादा पीढ़ियां, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पाठ लिखा है, जब उन्होंने ये जब बुक लिखी है तो उससे लगभग 1300 वर्ष पूर्व की बात वो बताते हैं कि उस समय भी हमारे देश में आए हुए जो यात्री थे, बाहर के देशों से आए हुए यात्री थे, वो भी हमारे देश की इन मेलों की, इन पर्वों की और कुंभ स्नान का वर्णन अपनी यात्राओं में करते हैं। तो वो कैसा वो समय था और कैसा आज का समय है, तो तब से लेकर आज तक वो आस्था बनी हुई है जो अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर लोगों को खींच रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं के दौर ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे अब सच्चाई का बोध घर करने लगा कि मेरे पूर्वज जो की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए, जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे, इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा हो जाता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा है। तो इतिहास की इतनी गहरी परछाई हमारे देश पर है, इतना गहरा संबंध हमारे देश में इतिहास का है, प्राचीन काल के लोगों का है, कि जब लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने अतीत को अपनी अंतर्दृष्टि से देखता हूँ, यानी कि अपने मन की आंखों से देखता हूँ, तो उस समय क्या होता है कि बनारस के, अगर सारनाथ की बात करूं, वैसे तो संबंध हर जगह के जो संबंध चित्र हैं, यानी कि उस जगह से संबंधित जो चित्र हैं, उस जगह से रिलेटेड जो लोग हैं, वो मेरे मन में आ जाते हैं, वो मेरे मन में भर जाते हैं। लेकिन बनारस के पास सारनाथ में बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग मैंने साफ देखा है।
2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। तो अशोक की लाट, जैसे कि हमने अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा है, तो अब उनके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर बहुत अशोक के जो पाषाण स्तंभ हैं उन जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं कि जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य के शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। जब मैं इतिहास के बारे में देखता हूँ, इतिहास के बारे में पढ़ता हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल सत्य लगने लगती है। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में बताया, उसके बाद अकबर के बारे में बताया कि अकबर जो है विभिन्न मतों के विद्वानों से वाद विवाद कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और जिज्ञासु भाव से मनुष्य की जो शाश्वत समस्याएं हैं, यानी कि मनुष्य के साथ जो लगातार चली आ रही जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल तलाश रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की जो लंबी झांकी है अपने उतार चढ़ाव और विजय पराजय के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला। तो जो ये सांस्कृतिक परंपरा है, अब लेखक कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं बहुत पुरानी इन सभ्यताओं को, यानी कि 5000 वर्षों से चली आ रही इन सांस्कृतिक परंपराओं में मुझे ये सब चीजें देखने के बाद कुछ निरंतरता और कुछ विलक्षणता प्रतीत हो रही है। जो ये परंपराएं हैं ये दूर दूर तक जनता में फैली हुई हैं और उनका गहरा प्रभाव जनता पर, हमारे देश की जनता पर दिखाई दे रहा है। तो ये थे हमारे देश के अतीत की झांकी। तो आपने बहुत कुछ अपने देश की अतीत के बारे में जाना होगा, समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी जो पाठ का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत की शक्ति और सीमा। अब यहाँ पर भारत की शक्ति के बारे में और उसकी सीमा के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो भारत की शक्ति के स्रोतों और उनके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, क्योंकि भारत पहले बहुत ही ज्यादा सशक्त हुआ करता था। तो भारत की शक्ति के स्रोतों और उनके पतन और नाश, पहले तो भारत की शक्ति के स्रोत क्या है, किससे भारत को सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है, और दूसरा उनका पतन और नाश के कारणों की खोज, यानी कि उनका पतन और नाश किस प्रकार हुआ, उनके कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है, यानी कि पतन के जो हाल हैं उसके कारण, क्या कारण थे पतन के, शक्ति के पतन के क्या कारण थे, शक्ति के समाप्त होने के क्या कारण थे, ये पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया, भारत जो है वो तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया। यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। देखिए भारत में शुरुआत में अभी क्या है कि तकनीकी अभी हमारी अच्छी हो रही है, हम तकनीकी विकास कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था कि भारत के पास शक्ति तो थी, शक्ति के थे, लेकिन बहुत जो कुछ कारण थे जिसके कारण उनका पतन हो गया और नाश हो गया। तो भारत की
संस्कृति की जो तकनीकी की जो दौड़ है, भारत तकनीकी की दौड़ में टेक्निक्स की दौड़ में पिछड़ गया, और यूरोप जो कि तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, यानी कि हर चीज में वो पीछे था, लेकिन तकनीकी प्रगति के मामले में वो आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। और यह केवल भारत ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। तो किस तरह से हमारे देश की शक्तियों का पतन हुआ, क्योंकि उस समय हम तकनीकी ज्ञान में पिछड़ गए थे। और इसी कारण क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश थे, भले ही उन्हें बाकी कुछ ना आता हो, भले ही वो बाकी चीजों में बिल्कुल एक सदी पुराने हों, लेकिन उन्होंने तकनीकी ज्ञान में महारत हासिल किया, और इसके विकास के पीछे उनकी विज्ञान की चेतना थी। और दूसरा, हौसलामंद जो उनका जीवन था, उसकी शक्ति और उनकी जो एक स्पष्ट मानसिकता थी, वो थी। तो नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। जो नई टेक्निक्स उनके पास आई, तो उन्होंने पश्चिमी यूरोप के देशों को एक नया सैनिक बल दिया, जिसके लिए उन्होंने अपना जो विस्तार था, अब वो पूरब की तरफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने देश पर, पूरब के तरफ जो देश है, उन पर अधिकार करना शुरू किया। और यह केवल उन्होंने भारत के साथ ही नहीं किया, लगभग सारे एशिया के साथ उन्होंने ये किया। पूरे एशिया में उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, परंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। तो ये आपको मैंने पहले भी अनुकरण की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ाया है। जो आपका जो चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो 9th क्लास में आपका चैप्टर आएगा, उसमें आप देखेंगे कि हम अक्सर क्या होता है कि हम सारी जो चीजें हैं उसमें हमारे अंदर एक अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, किसी को फॉलो करना। तो यहाँ पे रचनात्मक प्रवृत्ति जो थी, स्वयं काम करने की जो प्रवृत्ति थी, वो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, समाप्त हो रही थी, और उस प्रवृत्ति की जगह ले ली थी अनुकरण की प्रवृत्ति ने, यानी कि दूसरों को कॉपी करने की प्रवृत्ति ने। जहां कामयाबी के साथ साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दाडंबर से लैस भविष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाले सावधानी से की गई नक्शाकारी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य की शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। 5000 जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण जो चेतना थी वो लुप्त होती गई, और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। बीच में जो हमारे पहले का भारत था, पहले के समय का भारत था, तो उस समय क्या था कि सारी चीजें बिल्कुल एक ट्रैक पे चल रही थी, बिल्कुल सही सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही पश्चिमी देशों में तकनीकी विकास हुआ,
बिल्कुल वैसे ही हमारे देश में अनुकरण की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, यानी कि लोगों ने सारी जो मेहनत वाले काम थे जिससे वो स्वयं करके बहुत अच्छा काम कर लेते थे, वो सारी चीजें छोड़कर उन्होंने शॉर्टकट अपनाने का प्रयास किया। तो जैसे जांच पड़ताल की जो विवेकपूर्ण चेतना थी वो भी अब धीरे धीरे लुप्त हो गई और अतीत की जो अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट कि इस हालत में भारत का हाश होने लगा, गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति पर बढ़ते रहे। तो इस तरह एक छोटी सी जो गलती, जैसे कि जितना आपको आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है केवल आप उसको दोबारा पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि भारत पीछे कहां से जाना शुरू हुआ। जब पूरा ब्रह्मांड क्या था कि रहस्यों के भेदन का प्रयास कर रहा था, तो वहां पर अब शब्दाडंबर से लैस भविष्यकार उसकी जगह लेने लगे। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का जो स्थान था वो जटिल पच्चकारी और सावधानी से की गई नक्शाकारी लेने लगी और सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने अपना स्थान ले लिया। साहसिक कार्यों की जो लालसा थी छलकती हुई जिंदगी की, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, अब वो क्षीण हो चुकी थी, यानी कि समाप्त हो चुकी थी और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया था। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण जो चेतना थी वो लुप्त हो गई थी। अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली थी। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल दिया था और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई थी। तो क्या हुआ, मानसिक जड़ता आ गई, शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि जो पूरा विश्व था उसके दूसरे जो हिस्से थे वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे भारत में पूर्ण रूप से गतिहीनता आ गई थी या पूर्ण रूप से जड़ता आ गई थी। ये ज्यादा लंबा दौर नहीं रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका जो अपने अतीत से पूरी तरह से रिश्ता टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एक युग का अंत हो गया या उसके ध्वंसावशेषों यानी कि विध्वंस के अवशेषों पर नई चीज का निर्माण होता है, लेकिन तो ऐसा यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से नहीं हुआ, यानी कि इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ। ये क्रम लगातार चलता रहा, यानी कि ये कुछ जो युग समाप्त हो रहे थे, समाप्ति की कगार पर थे, तो तभी दूसरा युग शुरू हो गया। तो इस तरह जो ये भारत की निरंतरता थी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की, अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे लेकर आने की, इसमें भारत की जो निरंतरता है वो बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझाने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने के लायक समझा गया है उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते थे। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहता था और उसकी अंतर वस्तु बदल दी गई थी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो हमारे पुराने समय में
जिस तरह हमारे देश में पीढ़ियों का विकास हुआ, हमारे देश में सभ्यताओं का विकास हुआ, तो कोई भी सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। यानी कि जो भी उसके पुराने अंश थे और जिनको रक्षा के लायक समझा गया कि इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इस संस्कृति को बचाना चाहिए या इस सभ्यता को हमें बचाना चाहिए, तो उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। यानी कि क्या हुआ, अक्सर जो पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। कि अगर किसी चीज को बचाना है तो केवल उसकी जो बाहरी ढांचा है उसको बचाया गया और उसकी अंतर वस्तु को बदल दिया गया। यानी कि जो उसमें चीजें हैं, आंतरिक चीजें हैं, उनको बदल दिया गया, जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका हो। और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने में भी सामर्थ्य दी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब जो पुरानी चीजें थी उनकी अंतर वस्तु को बदल दिया गया, तो ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती थी जो कि पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा लोगों में हमेशा बनी रहती थी। तो इसी लालसा ने इस चीज को गति दी और पुरानी वस्तुओं को, पुरानी सभ्यता को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य भी हमें दी। तो जैसे कि आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि हमें कोई भी अगर काम करना है, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें अपने जो मूल कर्तव्य हैं, अपना जो मूल अधिकार है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी जमीन से जुड़े हुए हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो बातें हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। यानी कि हमें चाहे हम जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाएं, जो हमारे अच्छे विचार हैं उन्हें हमें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कितने भी ज्यादा आधुनिक हो गए हैं तो हमें पुरानी कुछ बातें जो कि आवश्यक हैं उन्हें नहीं भूलना है। जो हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास करती है, हमारे आने वाली पीढ़ी को उनका लाभ पहुंचाती है, तो वो सारी चीजें हमें अपने जीवन में नहीं छोड़नी चाहिए। अगला हमारा इसका टॉपिक है भारत की तलाश। तो भारत की तलाश पुस्तकों और प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। अब यहाँ पर भारत की तलाश यानी कि भारत के बारे में जानना, किस तरह से भारत की खोज उन्होंने की, किस तरह से उन्होंने भारत की तलाश की, कैसे उन्होंने भारत को जाना। तो यहाँ पर पुस्तकों और प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की कि मैंने प्राचीन पुस्तकों को पढ़ा, प्राचीन स्मारकों को देखा, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों को जाना, तो मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा हो गई, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्य युगीनता, भयंकर गरीबी, दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता के विचित्र मिश्रण है, जो आज का वर्तमान है, जो उस समय का वर्तमान है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी है। तो उसमें कहते हैं कि वर्तमान जो है वो मेरे लिए या मुझ जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मध्य युगीनता है, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है।
तो बच्चों हमने जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था उसमें भारत की शक्ति और उसके पतन के बारे में पढ़ा कि किस तरह हमारा जो देश पहले यानी कि प्राचीन समय में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों से जिससे कि हमें तकनीकी ज्ञान नहीं था और जिससे हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए। तो ये सारी बातें हमने इसमें जानी। आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, भारत की तलाश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये सेशन कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट हमारा ये पार्ट कंटिन्यू होगा हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।